हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में आज हम देखेंगे क्या था चार्टर एक्ट ऑफ 1813, जिसे जाना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1813 के नाम से भी। इससे पहले लेक्चर में हमने जाना था कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 क्या था और उसकी क्या प्रोविजंस थे। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उनको एक बार देख लें ताकि कंटिन्यूटी में ये टॉपिक आपको समझ में आ पाए। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 साल के लिए बढ़ा दिया। आइए जानते हैं 1813 के एक्ट के कुछ मेजर प्रोविजंस। इन प्रोविजंस को जानने से पहले हमें समझना होगा क्या था नेपोलियन बोनापार्ट का कॉन्टिनेंटल सिस्टम। इस समय पूरे यूरोप में नेपोलियन बोनापार्ट के एग्रेशन चल रहे थे। नेपोलियन एक के बाद एक यूरोपियन कंट्रीज को जीतता जा रहा था और ऐसे में ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी काफ़ी बढ़ चुकी थी। नेपोलियन ये जानता था कि इंग्लैंड की फ्लरिश करने का मेन रीज़न है उसका कॉन्टिनेंटल ट्रेड एंड कॉमर्स, और अगर इंग्लैंड को डिफीट करना है तो उसके ट्रेड और कॉमर्स को डिस्ट्रॉय करना जरूरी था। और इसी एम से नेपोलियन ने इम्प्लीमेंट की एक स्कीम जिसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल सिस्टम इन यूरोप। इस स्कीम के थ्रू नेपोलियन इंग्लैंड के इकोनॉमिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना चाहता था और ब्रिटिश कॉमर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने दो डिक्रीज पास की। एक थी डिक्री ऑफ बर्लिन जिसे 1806 में पास किया गया और दूसरी थी डिक्री ऑफ मिलान जिसे पास किया गया इन 1807। और इस तरीके से कॉन्टिनेंटल सिस्टम में न्यूट्रल कंट्रीज और फ्रेंच एलाइज को कहा गया कि वो ब्रिटिश के साथ ट्रेड ना करें। अब यहाँ पे ये फैक्ट भी जान लें कि 1812 तक इंग्लैंड वर्ल्ड का लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन बन चुका था। अब नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद ब्रिटिश ट्रेडर्स बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनके पास अपना माल कहीं भी एक्सपोर्ट करने की जगह नहीं बची। और इसी वजह से इन ब्रिटिश ट्रेडर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट में जो मोनोपोली है उसको डिसॉल्व कर दें। इसका एक और रीज़न भी था। इस समय एडम स्मिथ की फ्री ट्रेड थ्योरी भी काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी और इस थ्योरी के सपोर्टर्स ये आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को एंड कर दिया जाए तो इससे ब्रिटिश कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ग्रोथ होगी। और इन्हीं कारणों से मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1813 के चार्टर एक्ट में एंड कर दी गई। अब कंपनी भी आसानी से इस बात को डाइजेस्ट करने वाली थी नहीं और ईस्ट इंडिया कंपनी में कई बड़े शेयर होल्डर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट थे और इसीलिए बार्गेन में कंपनी की मोनोपोली को मेंटेन किया गया एज फार एज ट्रेड विद चाइना इज कंसर्न्ड एंड द ट्रेड इन टी विद इंडिया। कहने का मतलब ये है कि 1813 के चार्टर एक्ट से इंडिया का मार्केट एक्सेप्ट फॉर टी खोल दिया गया फॉर ऑल ब्रिटिश कंपनीज। आइए अब जानते हैं कि कंपनी के कंट्रोल के ऊपर चार्टर एक्ट ने कोई चेंजेस किए थे या नहीं किए थे। जहां तक कंपनी पर कंट्रोल की बात है तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कोई चेंजेस नहीं किए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एज इट इज़ मेंटेन किया गया। आइए अब जान लेते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंजेस किए गए थे। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने कोई भी चेंज नहीं किया एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड। पिट्स एक्ट के प्रोविजन को एज इट इज़ मेंटेन किया गया। गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 मेंबर्स ही रखे गए, जहां गवर्नर जनरल को कास्टिंग वोट की पावर दी गई थी। ये हमने डिटेल में पिट्स इंडिया एक्ट वाले लेक्चर में कवर किया हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें। जहाँ तक सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात है तो यहाँ पर भी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में कोई चेंजेस नहीं किए गए। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था कि इस एक्ट में क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दे दी गई थी कि वो इंडिया में जाकर अपना रिलीजन प्रमोट कर सकती हैं। 1813 के चार्टर एक्ट का सबसे रिमार्केबल प्रोविज़न जिसको कि कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो ये था कि चार्टर एक्ट ने 1 लाख रुपए पर ईयर एलोकेट किया था फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ये पहला ऐसा कदम था जिसने स्टेट की एजुकेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाया था। चार्टर एक्ट के कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रोविजंस थे, जैसे कि इसमें इंडियन कोर्ट्स की अथॉरिटी को इंक्रीज़ किया गया था और अब यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट्स को भी इंडियन कोर्ट्स में ट्राई किया जा सकता था। एक्ट ने लोकल गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया कि वो इम्पोज कर सके टैक्सेस ऑन द पर्सन्स सब्जेक्ट टू द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 1813 के एक्ट ने रिवेन्यूज़ को लेकर एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया था। इस एक्ट से पहले जितना भी रिवेन्यू, चाहे वो कंपनी की टेरिटोरियल रिवेन्यू हो
या उसके कमर्शियल प्रॉफिट्स हों, उनको एक साथ अकाउंट किया जाता था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ने ये डायरेक्शंस दी कि कंपनी के टेरिटोरियल रेवेन्यूज और कंपनी के कमर्शियल अकाउंट्स दोनों को सेपरेट कर दिया जाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।